और चैंपियंस कैसे हो, सब बढ़िया? ठीक है। तो बहुत बच्चे रिक्वेस्ट बोले कि नहीं सर ये पार्सलिटी मत कीजिए, आप 12th का मत बनाइए, ज़्यादा 11th का भी कुछ बनाइए। ठीक है। तो आज 11th के बच्चों के लिए एक जस्ट छोटा सा गिफ्ट है मेरा, पूरे इंडिया के लिए गिफ्ट है। ठीक है। और वर्ल्ड के लिए मैं बाद में एक्सक्लूसिव इंग्लिश में इस वीडियो को बनाऊंगा। पहले मैं इंडिया से रिस्पांस देख लेता हूँ कि किस तरह का बच्चों का रिस्पांस है इंडिया से, और इसमें तुम लोग थोड़ा सा हेल्प जैसा है, जैसा तुम लोगों को समझ में आए करना यार, है ना। क्योंकि एक ऑनेस्ट एफर्ट हमारा भी, तो तुम्हारा एक ऑनेस्ट एफर्ट होगा, है ना। थर्ड लॉ मुझे तो लगता है कि मेरे लिए तो थर्ड लॉ फिजिक्स में होगा ही होगा। ठीक है। अगर कोई टीचर्स देख रहे हैं तो उनके लिए भी है। ठीक है। ये हम अपना पास्ट 15 मोर देन 15 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है उसको हम शेयर करेंगे, और आप लोग को भी अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको आप अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर रिकमेंड करिए। और इसमें वेक्टर अप्रोच इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। ये वेक्टर अप्रोच इन प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा कि हम लोग बेसिकली इस इक्वेशन का यूज़ कब करते हैं, जैसे मान लो कि एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का यूज हम लोग तभी करते हैं जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है। आपका अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तब आप इस इक्वेशन को यूज करते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ कि प्रोजेक्टाइल में क्या होगा, प्रोजेक्टाइल और मोशन जो हो रहा, और वो भी कहाँ पे, तो नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है। नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अगर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है और वो सरफेस के नियर में है, ठीक है, तो इस केस में अगर हम लोग इफ वी नेग्लेक्ट एयर रेसिस्टेंस, अगर हम लोग एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें, ठीक है, एंड ऑल्सो नेग्लेक्ट द मोशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, ऑल्सो नेग्लेक्ट द मोशन ऑफ द अर्थ। अगर हम लोग एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं और मोशन ऑफ द अर्थ को भी नेग्लेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, पूरे मतलब अर्थ को समझते हैं कि ये मूव नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा देन कि जो हम अर्थ के फ्रेम से जब काम करते हैं देन एक्सीलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। सर ये किस में होता है? ये बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ में एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, जिसके लिए दो आपको रिस्ट्रिक्शन हो गए। ठीक है। रेस्ट्रिक्शन बोलो या इसको तुम कंडीशन भी बोल सकते हो कि हम लोगों को एक तो एयर रेसिस्टेंस उसको नेगलेक्ट करना होगा, जो कि करते ही है हर जगह। आप कहीं भी प्रॉब्लम देखोगे आईटी लेवल के जो भी प्रॉब्लम्स है या जेईई मेन या नीट या जो भी, तो उसमें एयर रेसिस्टेंस की बात होती ही नहीं। इसका मतलब वो अंडरस्टूड है कि उसको नहीं लेना है। ठीक है। और मोशन ऑफ द अर्थ का तो बात होता ही नहीं है कहीं भी। ठीक है। तो मतलब खास करके इन प्रॉब्लम्स में तो कहीं है नहीं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर तो जल्दी इसका यूज़ हम लोग करते नहीं हैं। हाँ, अगर ग्रेविटेशन चैप्टर है तो वो अलग बात, ठीक है, वहाँ पे हम लोग केपलर्स लॉ वगैरह में जो भी है ना, वो बाद की बात, उसके लिए भी हम लोग देखेंगे बाद में। लेकिन फिलहाल हम लोग को अर्थ के मोशन को भूल जाना। तो जब हम ये दो कंडीशन ले लेते हैं तब हम बोलते हैं कि जो एक्सीलरेशन है, जो मूविंग पार्टिकल का एक्सीलरेशन जो है, जैसे ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे करके और इस जगह पे आ रहा है, तो इस पे जो लगने वाला जो फोर्स है वो एक ही फोर्स है, और वो अर्थ का जो है फोर्स है वो इस पे लग रहा है। हर जगह देखो कि जो मैग्नीट्यूड है हर जगह वो मैग्नीट्यूड mg है। ठीक है। तो अगर कोई वेक्टर अगर कांस्टेंट है, तो जैसे एक्सीलरेशन जिसको हम बोल रहे हैं कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है तो ये मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट है और ये डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है। ठीक है। एक्सीलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड देख लो कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो mg, हर जगह mg ही लग रहा। मतलब पार्टिकल का तो जो मास है वो चेंज नहीं हो रहा, मास ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। ठीक है। मास ऑफ द पार्टिकल इज
कांस्टेंट। तो मास ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट है, तो अर्थ जो उसको फोर्स दे रही है अपनी सेंटर के तरफ, वो हर वक्त कांस्टेंट। ये समझ में आ गया होगा? बिल्कुल सर, ये तो आप कुछ नया नहीं बता रहे। नालायक, नया तो हम कुछ बता ही नहीं सकते, ठीक है। हमारे घर में थोड़े ना फिजिक्स का आविष्कार हुआ है, ठीक है। तो हमारी औकात नहीं है उतनी कि हम कुछ नया बताएं, ठीक है। तो जस्ट एक नए वे में हम डिकोड करना चाह रहे हैं। और डायरेक्शन देखो, तो डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्या है कि ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो मैग्नीट्यूड में एक्सीलेशन, मैग्नीट्यूड का अब अगर हम बात करें एक्सीलेशन का, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया? तो ये फोर्स बाय मास हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ से, और इसकी वैल्यू जी आ जाएगी, क्योंकि ये तो फोर्स है, ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड है और ये फोर्स का डायरेक्शन है। अब आप उसको मास से अगर डिवाइड करते हो तो आपको जो एक्सीलेशन का मैग्नीट्यूड मिलता है वो जी मिलता है, और एक्सीलेशन की जो डायरेक्शन मिलती है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहती है। तो डायरेक्शन कांस्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर बोलता हूँ कि ये ईस्ट है, तुम लोग की तरफ देख करके अगर मैं बोलता हूँ कि ये ईस्ट है, तो अगर मैं थोड़ा साइड में ऐसे करके चला जाता हूँ इस तरीके से, और मैं फिर बोलता हूँ कि ये ईस्ट है, तो इसमें कोई गलती नहीं। ये ईस्ट है, ये भी ईस्ट है, ये भी ईस्ट है। उसी तरीके से क्या हो रहा कि ये यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड है, यहाँ पे ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, यहाँ भी ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, यहाँ भी वर्टिकली डाउनवर्ड है, हर जगह पे ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक डायरेक्शन हुआ, तो वो कांस्टेंट हो गया। मैग्नीट्यूड हर जगह एक्सीलेशन की मैग्नीट्यूड कितनी आ रही है? फोर्स में मास को डिवाइड कर लिए, तो फोर्स में मास को डिवाइड करने के बाद वो जी आ रहा। तो ये हुआ कि अगर हमने अर्थ के मोशन को नेगलेक्ट किया, अगर हमने एयर के रेसिस्टेंस को नहीं लिया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी पार्टिकल्स आप थ्रो करते हो इन एयर मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, जो सरफेस अर्थ का है उसको आप हॉरिजॉन्टल लेते हो, तो उस केस में द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। अब ये बहुत मचाने वाली बात होगी कि यार एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है तो इसमें तो फटाक से हम लोग a = ut + ½ at² यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आज का क्लास इसी पे तो डिपेंडेंट है कि हम लोग a = ut + ½ at² कर सकते हैं, ठीक है। यूज इन वेक्टर मोशन में, ये प्रोजेक्टाइल में, वेक्टर मोशन नहीं है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में इसको हम यूज कर सकते हैं। तो कैसे करना है ये देखो। अब इस इक्वेशन से थोड़े से फेमिलियर हो जाते हैं एक बार फिर से, ठीक है। अभी क्या हुआ कि इस इक्वेशन से फेमिलियर हम लोग क्लास 9 से ही हो जाते हैं। आजकल का जो ट्रेंड है, कुछ बच्चे क्लास 6 से ही हो जाते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत बात है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चे बहुत पहले से सीरियस हो जाते हैं। उससे क्या होगा कि कुछ गलत कुछ सही, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कुछ हद तक डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब एस में सबको मालूम है कि एस डिस्प्लेसमेंट होता है। एस क्या होता है? तो ये तो डिस्प्लेसमेंट होता है। चलो ये डिस्प्लेसमेंट का, इसका मतलब ये वेक्टर है, ठीक है। अब यूटी में टाइम जो है, टाइम एक क्या है तुम्हारा, ये स्केलर है, लेकिन यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। वापस देखो, इनिशियल वेलोसिटी है जो कि वेक्टर है। तो ये भी यू इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, और ये तो टाइम है। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है और टाइम को मल्टीप्लाई करते जाओ जो कि स्केलर है। तो ये पूरा जो प्रोडक्ट है ना, ये ना ही स्केलर प्रोडक्ट है ना ही वेक्टर प्रोडक्ट है, ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑफ, मतलब कि एक वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर रहे विथ ए स्केलर टर्म, ठीक है। मतलब आप उस वेक्टर को मैग्नीफाई कर रहे हैं, आप उस वेक्टर को मैग्नीफाई कर रहे हैं या उस वेक्टर को रिड्यूस कर रहे हैं। दैट डिपेंड्स कि आपने टी को किस तरीके से रखा हुआ, ठीक है। लेकिन ये कहना गलत हो जाएगा कि आप वेक्टर को मैग्नीफाइड कर रहे हैं, क्योंकि जब आप टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो वो फिर वो वेक्टर वो नहीं रहता है ना, वो दूसरा कुछ होने लगेगा। लेकिन यूटी का जो, जैसे यहाँ पे यू का तो यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये टाइम है तो ये सेकेंड हुआ, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर मीटर हो जाएगा। एक नया वेक्टर आएगा वो मीटर होगा,
ठीक है, उसको हम u से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी कंपेयर्ड, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी कंपेयर्ड। तो यू कैन नॉट से कि जो ut है उसका जो लेंथ आएगा उसको आप u के लेंथ से कंपेयर करोगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, आप कर ही नहीं सकते हो। लेकिन इतना ज़रूर बोल सकते हो कि सर टाइम एक स्केलर टाइप का चीज़ है। जैसे हम ये बोले कि जैसे अगर a है तो a का वही डायरेक्शन होगा जो 2a का होगा या फिर 2.5a का होगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सर u का जो डायरेक्शन है और ut का जो डायरेक्शन है ये दोनों डायरेक्शन जो होगा वो सेम होगा। हाँ, ये बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये देखो थर्ड टर्म में देखो तो हाफ एक कांस्टेंट है और स्केलर भी है, और टी स्क्वायर जो है टी स्क्वायर भी एक स्केलर हुआ, लेकिन ए यहाँ पे एक्सीलरेशन है जो कि वेक्टर है। तो हाफ ए टी स्क्वायर का जो डायरेक्शन होगा वो ए के डायरेक्शन में होगा और यू टी का जो डायरेक्शन होगा वो यू के डायरेक्शन में होगा। तो यू टी का जो डायरेक्शन होगा वो यू के डायरेक्शन में होगा और हाफ ए टी स्क्वायर का जो डायरेक्शन होगा बेटा वो ए के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पे ये एक वेक्टर है, जैसे रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, और यहाँ पे ये दो वेक्टर हो गए, वेक्टर a प्लस बी के जैसा हो गया। अब दो वेक्टर को ऐड करने का सबसे सिंपल रूल हम लोग जानते हैं, हेड और टेल जानते हैं कि एक के हेड में दूसरे के टेल को आप ऐड करोगे तो आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही शानदार सिंपल सा बात है। अब इसको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे यूज करेंगे तो देखो, वापस हम लिख देते हैं इसको, a इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और देखो लिखने में ना एक डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। ये एक वेक्टर इक्वेशन है, इट इज़ ए वेक्टर इक्वेशन। और वेक्टर कैसे सिखाते हैं लिखने के लिए, तो एरो जरूर देना। तो इस इक्वेशन को अगर कोई बच्चा बिना एरो के लिख रहा तो इस इक्वेशन का वो जो अल्टीमेट जो मज़ा है वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसको फील नहीं आएगी ना। वो बार बार यही सोचेगा कि वो कुछ है ऐसे करके, जो मतलब काइनेमेटिक्स के जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, ये वो इससे हो जाते हैं, वन डायमेंशन के मोशन इससे हो जाते हैं। लेकिन ये ब्रह्मास्त्र है तुम्हारे लिए, इससे तुम किसी भी लेवल के सम को कर सकते हो। और आज के क्लास के एंड होते होते हम लोग आईआईटी का एक एडवांस प्रॉब्लम भी इसी से कर लेंगे, जो आईआईटी में आया हुआ है और अपने टाइम का ऑल टाइम क्लासिक प्रॉब्लम है वो, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसी के ऊपर में। तो आप इसको पहले तो रेस्पेक्ट करके लिखो कि वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर यू टी प्लस हाफ वेक्टर ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब मान लो बेटा कि तुम क्या किए कि ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये कोई एक बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग जो है ये इसका बिल्डिंग का हाइट है ए बी। बिल्डिंग का हाइट कितना है ए बी। अब तुम यहाँ से कुछ पार्टिकल को इस तरीके से थ्रो किए, इस तरीके से तुम पार्टिकल को थ्रो किए, और ये पार्टिकल ऐसे करके यहाँ से और इस तरीके से आया यहाँ पे। तो अगर हम बी से थ्रो किए और पार्टिकल कहाँ पे आके ग्राउंड से स्ट्राइक कर रहा, तो वो सी पे स्ट्राइक कर रहा। अब जिस समय थ्रो किया गया, अगर उस टाइम को t इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो यहाँ पे जो आया वो टाइम क्या होगा, और ये हाइट अगर h है तो अब इसको क्या हुआ कि जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड इन्होंने u दे रखी हुई है, इस तरीके से u दे रखी हुई है, और इसका जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे डेट ऑफ बर्थ के जैसा हुआ। इनिशियल वेलोसिटी जो मतलब कि एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, जब उस पार्टिकल को वहाँ पे थ्रो किया गया उस समय उसको जितना स्पीड से थ्रो किया गया और जिस डायरेक्शन में थ्रो किया गया, अब आप उसको चाह कर भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल के मोशन में जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो एक कांस्टेंट होती है। इस बात को याद कर लो, ये आगे चल के बहुत बड़ा इशू होने वाला है।
क्योंकि आप जब मैक्सिमम रेंज फाइंड करते हो तो इसको लेकर के कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए क्या होता है कि जो ईजीएस्ट सम होते हैं वो भी हम लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे सर इनिशियल वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट है? तो देखो, मान लो तुम्हारा कुछ डेट ऑफ बर्थ है, अब तुम किसी भी ईयर में एंट्री करोगे, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज हुआ। अब मम्मी ने बताया कि तुम्हारा जब बर्थ हो रहा था तो बर्थ के टाइम में पानी गिर रहा था, बारिश हो रही थी, जैसे आज बारिश हो रहा वैसे वहाँ पे उस दिन बारिश हो रहा था। कोई बोल रहा नहीं सर धूप था, कोई बोल रहा सर उस दिन चंद्र ग्रहण था, कोई बोल रहा सूर्य ग्रहण था। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई बोल रहा नहीं सर मैं दिवाली के दिन पैदा हुआ। सभी लोग पटाखे फोड़ रहे थे। तो अब ये जो चीज़ है कि मतलब तुम दिवाली के दिन पैदा हुए और लोग पटाखे फोड़ रहे थे, ये तुमको ज़िंदगी भर सुनने को मिलेगा। अब तुम चाह कर भी अपने बर्थ के टाइम के घटनाओं को चेंज नहीं कर पाओगे। मीन्स वट एवर हैज़ हैपेंड एट द टाइम ऑफ बर्थ यू कैन नेवर चेंज। That is the meaning of initial, something initial. That initial is not going to change. ओके तो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ जिस तरह से चेंज नहीं हो सकता, डेट ऑफ बर्थ का जो टाइम है चेंज नहीं हो सकता, उस समय क्या फिजिकल सिनेरियो रहा होगा, सीजन का, डे का। अगर कोई वेडनेसडे के दिन पैदा हुआ तो वो उसका थ्रू आउट लाइफ जो डेट ऑफ बर्थ में वेडनेसडे के दिन पैदा हुआ होगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको तुम चेंज कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में इट विल बी ट्रीटेड लाइक ए कांस्टेंट। इनिशियल वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, ठीक है। ये क्लियर हो गया? तो हाँ सर क्लियर हो गया। तो अब यूटी का जो डायरेक्शन होगा वो यूटी में होगा, तो ठीक है यूटी में होगा। अब यूटी कहाँ तक होगा ये दिक्कत है। और हाफ ए टी स्क्वायर का डायरेक्शन, तो ए तो नीचे की तरफ है, तो हाफ ए टी स्क्वायर तो नीचे की तरफ होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा इसमें क्या करता है कि यूटी यहाँ तक लिखता है, यूटी वो बोल रहा है सर ये यूटी रह गया मेरा, ये यूटी रह गया, और वो बोल रहा है कि सर हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ पे रखना, वो इसको बोल रहा है कि सर हाफ ए टी स्क्वायर है, ये मतलब ए के जगह जी है तो ये हाफ ए टी स्क्वायर है। और यूटी के हेड में उसने हाफ ए टी स्क्वायर का टेल लगा दिया, तो उसका गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि पार्टिकल तो बी से सी आना है, तो जब तक तुम्हारा और हाफ जी टी स्क्वायर क्या होगा, वो तो वर्टिकल ही होगा। तुम ऐसा नहीं कि यू टी यहाँ लिख दिए और हाफ जी टी स्क्वायर ऐसे कर दिए, ऐसे तुम कर नहीं सकते हो। ऐसे करने से क्या होगा, तुमने ए का डायरेक्शन चेंज कर दिया, जबकि ए का डायरेक्शन प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तुम इसको ऐसे ले जा करके ऐसे भी नहीं कर सकते हो, ये भी गलत हुआ। सर अगर हम मिडिल में ऐसे करके ले जाए और इधर ही छोड़ दिए तो तुम्हारा क्या हुआ कि तुमको जो डेस्टाइन्ड पॉइंट है सी, वहाँ तुम नहीं गए, तुम यहाँ से यहाँ गए और फिर यहाँ तक आ गए, तो लेकिन तुम सी पे नहीं पहुँचे। तुम्हारा पार्टिकल जो आया वो बी से किसी एक जगह डी पे आया, ठीक है। तो इसलिए तुमको वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग यू टी को तो लेकर के जाना है, ताकि जो हाफ जी टी स्क्वायर का जो टर्मिनल, जो वेक्टर का जो हाफ जी टी स्क्वायर का जो एरो है, उसका जो टिप ऑफ द एरो है, वो जहाँ पे फाइनल स्ट्राइक कर रहा है, टिप ऑफ द एरो उस जगह पे पहुँचा देना है। और टिप ऑफ द एरो को, हाफ जी टी स्क्वायर का जो टिप ऑफ द एरो है, उसको उस जगह पे पहुँचाने के लिए ऐसा नहीं कि उसको आप टेढ़ा करोगे, है ना, आप उसको इंक्लाइन नहीं करोगे, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। अब उसको जहाँ तक होगा यूटी को आप एडजस्ट करो, है ना, यू हैव टू एडजस्ट यूटी, कि यूटी हम यहाँ तक बढ़ाते हैं ताकि हाफ जी टी स्क्वायर यहाँ तक आए और ये ऐसे करके यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि यूटी इधर ले लिए, हाफ जी टी स्क्वायर ऐसे कर लिए, बोलिए ये आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस तरह से करने से क्या होगा कि आपने ए का डायरेक्शन ऐसे कर दिया, ये वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं है। आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि सर हम यहाँ तक आए और फिर ऐसे आ गए, मतलब आप यहाँ तक आए और फिर ऐसे आ गए, तो आपको ये जो पॉइंट सी है वहाँ पे आप नहीं आए, आप बी से एक आर्बिट्ररी पॉइंट डी पे आ गए, आप मस्ती करते गए, आगे चले गए और फिर बैक में आए। ऐसा भी आप नहीं कर सकते। ऐसा करने से आपने
एक्सीलेशन का डायरेक्शन पीछे की तरफ कर लिया, इस तरीके से कुछ इंक्लाइन कर लिया, वो आप नहीं कर सकते। तो जो डायग्राम बच्चे ड्रॉ नहीं कर पाते हैं उनके लिए मेरा ये सजेशन है कि आप यूटी को तब तक लेकर के चलते जाओ ताकि तुम्हारा जब भी तुम हाफ GT स्क्वायर को तुम ऐड करोगे तो उसका जो टिप है वो फाइनल जो डेस्टिनी वाली जो पॉइंट है जहाँ पे बॉडी जा कर के स्ट्राइक कर रहा उस जगह को वो टच करे। अगर तुम ऐसा कर पाओ, हम दिखाएंगे कि कैसे करते हैं, तो तुम भी कर सकते हो, हम कर सकते हो तो तुम तो कर ही सकते हो यार, है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको फिर से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कहाँ पे करना है, हमने ये यूटी ले लिया, फटाक से यूटी ले लिया, ये हमारा GT स्क्वायर बाई 2 हो गया। देखो ये हम वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, ये वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये यूटी का हेड, ये हाफ GT स्क्वायर का ये यहाँ पे टेल, और पार्टिकल B से चला और मस्ती करते हुए हवा में लहराते हुए, और हवा है ही नहीं तो अपने आप लहराते हुए यहाँ से B से C आ गया। ठीक है, और ये रही वो बिल्डिंग जिसकी हाइट h दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेंगे और ये A रहा इस तरीके से। अब ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में 90 डिग्री एंगल है। अब ये भी वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में 90 डिग्री एंगल है। अब पूरी दुनिया क्या करती है कि ए से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इसको ये लोग रेंज बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं। ठीक है, कोई बी से सी को भी रेंज बोलता था। ठीक है, तो वो मालूम नहीं, यहाँ से यहाँ तक को भी रेंज बोल सकते हैं, शायद इसको भी बोल सकते हैं। देखना, थोड़ा बुक भी पढ़ा करो, है कि नहीं, तो उससे क्लियर हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन अगर आएगा कि फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर या फुट ऑफ द बिल्डिंग, है ना, बेस ऑफ द बिल्डिंग, एट व्हाट डिस्टेंस द पार्टिकल इज गोइंग टू हिट द हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो वो क्वेश्चन में अगर इसको हम कुछ x मान लेते हैं। ठीक है, अब ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल और ये भी हॉरिजॉन्टल, तो ये एक रेक्टेंगल भी है, ये एक पैरेललोग्राम भी है। तो रेक्टेंगल इसलिए है कि 90-90 हो गए हैं, तो अब इसमें तुमको कुछ करना नहीं है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी यूज़ करो कि आमने और सामने, मतलब जो फेसिंग साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो जो GT स्क्वायर बाई 2 है वो यहाँ से देख करके लग रहा कि h के बराबर है, और यहीं पे तुम्हारा जो t आएगा 2h बाई g आ जाएगा। और पूरी दुनिया इसको टाइम ऑफ फ्लाइट के नाम से जानती है, फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के नाम से इसको पूरी दुनिया जानती है। अब क्या हुआ कि x के बारे में क्या ख्याल है भैया, तो x के बारे में देखो, है ना, अच्छा भैया बोल दिए, सॉरी दीदी। अब देखो ये x के बारे में देख लो, x को हम ut कह सकते हैं, x जो है वो ut के इक्वल है, x जो है ut के इक्वल है, तो ये x तुम्हारा u और t का वैल्यू √2h/g। बहुत आसान हो गया, इसमें कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम लेने का झंझट नहीं, है ना। जी नेगेटिव पॉजिटिव वो भी कन्फ्यूजन हम क्लियर कर देंगे, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पहला चैप्टर जो वेक्टर एडिशन सीखे हो उस वेक्टर एडिशन को जम के इसमें अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि जो s = ut + ½ at² है वो आप तभी यूज़ करते हो जब एक्सीलेशन कांस्टेंट होता है। और आपको बताया नहीं जाता है, लेकिन ये दिमाग में बैठा दिया जाता है कि एक्सीलेशन कांस्टेंट होगा। और एक्सीलेशन कांस्टेंट क्यों होगा वो हम थोड़ा सा नटसेल में डिस्कस किए हैं कि हम एयर रेसिस्टेंस को नहीं ले रहे हैं और अर्थ की जो मोशन है उसको भी हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब इसको दूसरे जगह पे कैसे अप्लाई करना है आओ सीखते हैं। एक सिंपल सा देखते हैं, यहाँ से लेकर के ये पार्टिकल को थ्रो किया गया इस तरीके से, ऐसे करके ये डायरेक्शन हुआ और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ u है। तो u स्पीड से और थीटा एंगल पे
पार्टिकल को ए जगह से थ्रो किया गया। अब पार्टिकल यहाँ से उठ करके यहाँ पे आ गया, ठीक है, ऐसे करके बी पे वापस इसमें यहाँ से गया और इस जगह पे आकर के वो लैंड कर लिया। अब इसमें भी ये ए बी जो डिस्टेंस है उसको रेंज बोलते हैं, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ जो जाने का टाइम है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, ठीक है। अब अगर यूटी की बात करें तो यू जिस डायरेक्शन में है यूटी उसी डायरेक्शन में होगा। अब यूटी यहाँ तक ले गया कोई बच्चा और वो हाफ जी टी स्क्वायर यहाँ तक ले गया, तो उसका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये कहाँ मैच करना है सर, ये तो बी पे कर रहा है। तो क्यों ना रिवर्स बना लेते हैं, रिवर्स बना लेते हैं कि सर ये हाफ जी टी स्क्वायर का होना चाहिए टिप, ये हाफ जी टी स्क्वायर का टिप है। अब इसको तुम ऐसे बढ़ाते गए और इसको तुम ऐसे करके मिला दिए, तो तुमको पता चल गया कि कहाँ तक ले जाना है, ठीक है, कहाँ तक ले जाना है इस तरीके से। क्योंकि हाफ जी टी स्क्वायर का जो टिप है वो फाइनल स्ट्राइकिंग पॉइंट पे होना चाहिए, ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर का जो टिप है वो फाइनल स्ट्राइकिंग पॉइंट पे होना ही चाहिए, नहीं तो इसको यूज़ करने का तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा ना। मतलब तुमको जाना है कहाँ, तुम चल जाएगा कहाँ, है ना, बोलते थे ना जाना है वहाँ, चल गया वहाँ, जापान था एक तो चीन था, है ना, जाना था जापान पहुँच गए चीन, तो वो सब नहीं करना, ठीक है। तुमको जाना है बी पे, तो तुमको जो फाइनल जी टी स्क्वायर बाई 2 का जो टिप है वो बी पे ही रहना चाहिए, इस बात को नोट डाउन कर। और उसको तुम बैक में बढ़ाते जाओ और यूटी जो है इसको एक्सटेंड करते जाओ, तो तुमको कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। तो ये यूटी वेक्टर हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक यूटी वेक्टर हो जाएगा और ये जी टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। सर पता चला बनाने गए कॉपी से बाहर चला गया, तो नालायक पहले वो ट्रेंगल ही बना लेंगे उसके बाद ये डायग्राम बना लेंगे। पहले हम ट्रेंगल ही बना लेंगे। मान लो बेटा कि ये जी टी स्क्वायर बाई 2 है, इस तरीके से इसको पहले हम बना लेंगे और उसके बाद इसको हम यूटी कर लेंगे और ये ऐसे करके पार्टिकल जो है वो अल्टीमेटली ए से बी गया और बाद में इसको हम इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, है ना, इस डायग्राम में ऐसे करके पेस्ट कर देंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग यही तो है, पहले ऐसे कर लिया फिर ऐसे कर लिया और फिर यहाँ से यहाँ पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ए से बी हुआ, ये तो डिस्प्लेसमेंट ही है। तो यूटी और हाफ ए टी स्क्वायर का रिजल्टेंट ये यूटी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यूटी है और ये हाफ ए टी स्क्वायर वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जी टी स्क्वायर बाई 2 है और पार्टिकल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम ए एंड फाइनली इट स्ट्राइक्स एट पॉइंट बी। अब इसमें हमको करना क्या है कि ये एक राइट एंगल ट्रेंगल, बहुत ही खूबसूरत है ना, ये तो रॉन्ग एंगल ट्रेंगल है नहीं, ये राइट एंगल ट्रेंगल है। ये देखो हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये 90 डिग्री है और ये थीटा है और ये बेटा तब कितना हो जाएगा सर, ये तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब तुम लोग जो है थोड़ा बहुत तो तुम लोग को ट्रायंगल के बारे में मालूम ही होगा, जितना हमको मालूम है उससे तो ज़्यादा ही मालूम है कि अगर ये कोई कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, ये कैपिटल टी, तो ये 3 वर्टिसेस हो गए और ये वर्टिसेस जो है वो एंगल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो वर्टिसेस हैं ये एंगल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं और इनके सामने का जो साइड्स होता है, जैसे पूरा का पूरा जो BC है उसको हम लोग स्मॉल ए बोलते हैं, पूरा का पूरा जो AC है उसको हम लोग स्मॉल b बोलते हैं और पूरा का पूरा जो ये AB है उसको स्मॉल c बोलते हैं। और एक साइन रूल होता है। साइन रूल क्या होता है बेटा कि जो साइन रूल है वो बहुत ही आसान है कि जो सामने का साइड है और जो एंगल है उसका साइन वैल्यू, इनका रेशियो जो होता है उस ट्रायंगल में कांस्टेंट होता है ना। वो जो ट्रायंगल बना उस ट्रायंगल में ये कांस्टेंट होता है, या बोल सकते हो सर किसी भी ट्रायंगल में ये सामने का जो साइड का जो लेंथ है और जो उस साइड का जो इधर का जो मतलब एंगल है अपोजिट वाला,
उसका जो उस एंगल का जो साइन वैल्यू है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होगा बाकी लोगों के जैसे भी, मतलब बाकियों का भी, मतलब ए बाई साइन ए जो है वो बी बाई साइन बी के बराबर होगा और वो सी बाई साइन सी के बराबर भी होगा। अब तो हम शुरू ही हो गए हैं, तो हम हर चीज़ का प्रूफ भी दे देंगे तुम लोगों को, और इसको हम वेक्टर स्केलर जैसे बोलोगे उसको प्रूफ हम करा सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी रेगुलर क्लासेस में हम बहुत सारा ज्योमेट्री को हम वेक्टर से, मतलब जो 9 10 तुम लोग ये ज्योमेट्री पढ़े थे उसको हम वेक्टर से प्रूफ दिखाए हैं और तुम लोग किए भी हो बहुत सारे। फिर भी ये जो मान लो हमारा स्टूडेंट तो बहुत सारा है जो अभी पहला बार हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उन लोगों को अभी पता नहीं वो लोग देख भी रहे होंगे कि नहीं देख रहे हैं, नहीं एक ना एक दिन ज़रूर देखेगा, इतना हमको मालूम, ठीक है। तो ए बाई साइन ए इक्वल्स टू बी बाई साइन बी इक्वल्स टू सी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी, सॉरी, और इसको हम लोग साइन रूल बोलते हैं, इसको हम लोग साइन रूल बोलते हैं और इसको हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, इसको हम अप्लाई करने वाले हैं। अगर हम ए बी जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की वैल्यू को अगर हम आर लेते हैं तो ये जो लेंथ है वो यू टी है, ये जो लेंथ है वो जी टी स्क्वायर बाई 2 है और ये लेंथ जो है वो आर है। अब इसमें तुम क्या कर लो, इसमें तुम साइन रूल लगा लो। तो साइन रूल जब लगाओगे तो तुम क्या लिखोगे कि यू टी और बाई साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू तुम्हारा जी टी स्क्वायर बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिखोगे, आर बाई साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे लिखोगे। अब किसी इन दोनों को पिक करो तो एक टी तो चला जाएगा, एक टी क्यों चला जाएगा बेटा, क्योंकि टी इक्वल्स टू 0 में पार्टिकल यहाँ पे था तो टी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से यहाँ का जाने का सोल्यूशन होगा नहीं, तो एक टी तुम कैंसिल कर दोगे, तो जो एक टी कैंसिल करने के बाद बचेगा टी वो 2u साइन थीटा बाई जी होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, इसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। अब अगर टाइम ऑफ फ्लाइट का जो वैल्यू आया, अब इनको पिक करते हम, तो u बाई साइन 91 हो गया, टी का वैल्यू ये पुट कर लो 2u साइन थीटा अपन जी इक्वल्स टू आर, और साइन 90 माइनस थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा, तो जो आर हो गया वो यू स्क्वायर एंड 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाई कितना बेटा, तो सिंपली जी, तो जो रेंज आ गया वो यू स्क्वायर और साइन 2 थीटा और बाई जी, ये रेंज आ गया। तो ये बहुत ही आसान है। अब इसमें खुशी का क्या बात है कि हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम का सिलेक्शन का ज़रूरत नहीं पड़ा। हाँ सर, बिल्कुल नहीं पड़ा। इसमें और खुशी का क्या बात है कि जो चीज़ें हम पास्ट में सीखें, क्लास 9 10 तक का जो मैथमेटिक्स है ना, उसका ब्यूटी बहुत, क्योंकि ज्योमेट्री बहुत ही प्योर है, प्योरेस्ट फॉर्म में अगर मैथमेटिक्स अगर है तो वो ज्योमेट्री है, उससे पीएस मैथमेटिक्स कुछ नहीं है। उससे जो मतलब उसका जो सैंक्टम है वो अलग टाइप का है, उसका जो सैंक्टम है वो इतना अच्छा है कि एनीवन कैन फॉल इन लव विथ ज्योमेट्री, ठीक है। अगर आप सच में स्टूडेंट हैं और आप सच में साइंस को प्यार करते हैं तो हर बच्चा कहीं ना कहीं ज्योमेट्री को लाइक करता है, ठीक है। ये हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से देखें हैं, खास करके जो टॉपर्स लोग होते हैं ना, वो तो मेस्मराइज कर देते हैं ज्योमेट्री के ऊपर, प्रॉब्लम को ऐसे करके सेट करते हैं, जो ओलंपियाड लेवल का भी सम होगा उसको भी ऐसे सेट करते हैं कि मतलब मज़ा आ जाता है, मज़ा आता है। तो तुम लोग भी वो, हम तुम लोग को उतना नहीं बोल रहे हैं कि तुम जाओ और फिर से पूरा पढ़ो, जो पढ़े हुए हो उसको थोड़ा थोड़ा करके अगर रिकॉल करोगे तो मज़ा आएगा, है ना, काफ़ी मज़ा आएगा। और कहीं भी तुमको 11 का ज़्यादा मैथमेटिक्स का यूज़ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब, है ना, हम तो अवॉइड ही करते हैं, ठीक है। तो ये रेंज आ गया, ये रेंज आ गया। सर ये क्या हर जगह वर्क कर सकता है?
प्रोजेक्टाइल में तो हर जगह वर्क करेगा, क्योंकि ये इक्वेशन कहाँ पे वर्क करेगा भैया, ये इक्वेशन तो सर जहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा वहाँ पे वर्क करेगा। तो ये एक्सीलरेशन जहाँ कांस्टेंट होगा अगर वहाँ वर्क करेगा तो इसका मतलब है कि जब भी हम नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ कोई पार्टिकल को थ्रो करेंगे तो ये तो हम ऑलरेडी पहले ही सीख गए कि हाँ ये तो एक्सीलरेशन तो वहाँ पे कांस्टेंट है, तो वहाँ पे तो वर्क उसको करना ही करना है, नहीं करने का तो कोई बात ही नहीं होता है। तो सर थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन में हमको दिखाइए। तो देखो मान लो कि ये इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन कुछ है नहीं, इंक्लाइन प्लेन कुछ है नहीं। मान लो कि तुमने क्या किया कि एक बच्चा है और वो बच्चा ऐसे करके क्या किया कि एक यहाँ से पार्टिकल को वो थ्रो करता है, इस तरीके से, इस तरह से पार्टिकल को एक थ्रो करता है, जैसे वॉलीबॉल खेल रहा है ये, और ये यहाँ से इस पार्टिकल को थ्रो कर रहा। और किसी ने क्या किया कि एक बच्चे ने क्या किया कि ये जैसे ऐसे थ्रो किया और किसी ने इसको ऐसे करके बैट लगा दिया। ये बैट हो गया इस तरीके से, और ये बच्चे ने यहाँ पे ऐसे करके एक बैट यहाँ पे ऐसे लगा दिया। तो अब क्या हुआ कि जिस लेवल से ये बच्चे ने थ्रो किया, जिस लेवल से ये बच्चे ने थ्रो किया उसी हॉरिजॉन्टल लेवल में पार्टिकल नहीं आ सका, बस यही तो है इंक्लाइन। मतलब कि जो फाइनल जो अराइविंग पॉइंट का जो हॉरिजॉन्टल लेवल है और इनिशियल जो थ्रो पॉइंट का जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो दोनों सिर्फ अलग अलग है, और इसी को मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन बोल रहे हैं, और कुछ है नहीं। ठीक है, अब देखो अगर ये पार्टिकल यहाँ से जाकर के ऐसे हिट किया तो तुम क्या बोलोगे इस बार कि सर ये तो चेंज नहीं हुआ, ये तो अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहा। बोला हाँ। तो अगर मान लो कि ये कोई एक पहाड़ है ना, ये कोई एक हिल है, ये पहाड़ है, इंक्लाइन प्लेन है, और जिसकी इंक्लिनेशन कुछ है, मान लो कि इसकी इंक्लिनेशन अल्फा है, इस इंक्लाइन प्लेन की जो इंक्लिनेशन है वो अल्फा है, और तुम यहाँ से ऐसे करके कुछ थ्रो कर रहे हो, तो थ्रो कर रहे हो और यू से थ्रो कर रहे हो, और मान लो कि इंक्लाइन से तुम्हारा कुछ थीटा एंगल बन रहा, और तुम्हारा पार्टिकल यहाँ से जा कर के यहाँ पे ऐसे करके स्ट्राइक किया, ए से बी में जा कर के ऐसे करके स्ट्राइक कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो थ्रो का जो हॉरिजॉन्टल लेवल है और जो स्ट्राइकिंग पॉइंट का जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो ये दोनों लेवल सेम नहीं, ये दोनों लेवल सेम नहीं है। अब इसमें कुछ बच्चों को ये लालच आता है कि जब इंक्लाइन प्लेन होगा तो हाफ जी टी स्क्वायर का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। अब ये कितना गलत बात है बताओ। वो लोग ये यहाँ पे बोलता हूँ कि ये ट्रायंगल बनाओ, तो जो मैक्सिमम बच्चों का जो रिस्पॉन्स आता है, मैक्सिमम मतलब समझ ही रहे हो मैक्सिमम, वो इस तरह से बना देते हैं कि ये यू टी हो गया और ये जी टी स्क्वायर बाई 2 हो गया। उनको लगता है कि यहाँ पे भी कुछ 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल ही बनने वाला है। ये गलत। क्यों गलत है ये? क्योंकि उस बच्चे ने क्या किया कि अर्थ जिस डायरेक्शन में फोर्स दे रहा था उस फोर्स को ही वो चेंज कर दिया। मतलब कि अब अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ नहीं पुल कर रहा, वो उधर की तरफ, सेंटर, जैसे अर्थ का सेंटर इधर हो गया। तो उस बच्चे ने क्या किया कि नहीं सर, जब आप पहाड़ पे थ्रो करोगे ना तो अर्थ उसको ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड पुल नहीं करके उसको ऐसे करके कुछ एंगल में उसको पुल करेगा अर्थ। अरे यार ऐसा कैसे होगा? ठीक है, मान लो दशरथ मान जी को बुलाते हैं द माउंटेन में, उसको बोलते हैं बेटा तुमको तो आदत है पहाड़ हटा दो। अब अगर वो पहाड़ हटा दिया तो फिर अर्थ क्या करेगा? इधर से नहीं पुल करके इधर पे पुल करने। इसका मतलब हुआ ये कि अर्थ जो है वो पहाड़ से पूछ के बेटा तुम रहेगा तो हम ऐसे फोर्स लगाएंगे, तुम चल जाओ तो हम ऐसे फोर्स लगाएंगे।
ये जो धरती माता है, अर्थ माता, अब वो इंक्लाइन प्लेन से पूछ के फोर्स लगाएंगी। इसका मतलब कि भैया इंक्लाइन प्लेन तुम आ गए तो हम ऐसे फोर्स लगाते, तुम चले गए तो हम ऐसे फोर्स लगाते। ऐसा होता है क्या? है ना। अर्थ माता जो है वो तो पूछेगी ही नहीं ना किसी से, वो अपना काम करते रहेगी, वो चुपचाप अपने सेंटर के तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड में ही अट्रैक्ट करती रहेगी। अब बच्चे इस बात को भूल जाते हैं, वो उनको लगता है कि नहीं अर्थ माता का इस पहाड़ के साथ कुछ इंटरेक्शन है, मोबाइल में कुछ 5G नेटवर्क काम कर रहा है ना। वो पूछती है अच्छा तुम हो वहाँ पे? बोला हाँ है। तो चलो हम ऐसे फोर्स लगाते। तुम चल गए, दशरथ मांझी तुमको हटा दिया? बोला हाँ हटा दिया। तो तुम चल गए तो हम ऐसे फोर्स लगाते। ऐसा नहीं होता नालायक, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? होता यही है कि वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड में फोर्स लगता है। तो इस बात का ख्याल रखना, वो इंक्लाइन हो या नहीं। जैसे मान लो अगर ये बच्चा बैट यहाँ पे है ना, बैट के जगह इस बच्चे के हाथ में हम एक बड़ा सा कार्डबोर्ड या प्लैंक दे देते हैं। जैसे मान लो ये बदमाश बच्चा है, स्कूल का बेंच का, वो जो अभी तो कोरोना है तो कोरोना में स्कूल तो हो नहीं रहा है, तो वो क्या किया कि स्कूल का जो बेंच का जो पटरा था, पटरा जो बोलते हैं प्लैंक जिसमें, तो उसको उखाड़ करके वो वहाँ से उसको उखाड़ करके ले आया। और वो बच्चा क्या किया, एक दूसरा उसका जो दोस्त था, अब वो बच्चा यहाँ पे बैठ गया एक यहाँ पे, और ये बच्चा इस जगह पे इसको ऐसे करके और ऐसे करके इस तरीके से रखा। बहुत बढ़िया, चक चक, है ना। और ये पटरा है, पटरा इसका नाम है प्लैंक। अब अगर ये बच्चा यहाँ से पत्थर को थ्रो करता है या पेन को, पेंसिल को, चौक को, जो भी, और ये यहाँ पे ऐसे करके गिर जाता है, ठीक है, तो यही तो है मोशन इंक्लाइन प्लेन। अब अगर मान लो ये पटरा हाथ से छोड़ देता है, ये प्लैंक यहाँ से ये हटा लेता है, तो ये क्या होगा, ये आगे जा करके ऐसे करके गिरेगा। दोनों पैर के बीच में गैप है, आराम से वो गिर जाएगा। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि सर इसको चोट लग जाएगा। लगेगा तो लगेगा यार, बाढ़ में गया उससे हमको का, हमारा काम है पढ़ाने से, तुमको समझाने से, उसका पैर का थोड़े ना हम केयर लेके बैठे हुए हैं। तो आऊ चोंदू उसको दिमाग भी तो है, वो भाग जाएगा ना इधर से, पटरवा छूट गया तो वो भाग जाएगा इधर से, तो काहे टेंशन ले ले। तो यहाँ से इसको ऐसे ही अर्थ फोर्स देगी इधर की तरफ, जो अर्थ माता है वो बोलेगी एक बार आजा आजा आजा, और आना तो पड़ेगा ही, आना तो पड़ेगा ही, कि इट इज़ ऑलवेज टफ टू राइज अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, हर किसी को एस्केप स्पीड नहीं मिलता, और मिलेगा ना बेटा तो उठोगे नहीं, उठ ही जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा। अब पटरा तुम रखोगे तो भी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, और तुम पटरे को हटा लोगे तो भी वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा। और तुम लोग में से बहुत लोग सोच रहे नहीं पटरा आ गया तो अर्थ जो है अब इस तरीके से फोर्स लगाने लगेगा। ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अब देखो यहाँ पे इसको हम हटाते हैं और मोशन इंक्लाइन प्लेन का एक थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे हम ये इंक्लाइन प्लेन हुआ और इसकी इंक्लिनेशन अल्फा है। बच्चे ने ए जगह पे थ्रो किया और यू से किया, और ये थीटा है और ये थीटा इंक्लाइन के साथ है, और किसी तरीके से जाकर के ये बी पे स्ट्राइक किया। कहाँ पे स्ट्राइक किया? ये बी पे स्ट्राइक किया। तो अब इसमें तुम अगर यूटी देखोगे तो अब हम इसको रिवर्स बनाते हैं। तो हमारा क्या है, हम ऐसे बना लिए, हम यहाँ पे पहले हाफ GT² ऐसे करके वर्टिकली बना लिए, GT²/2, और फिर इस पॉइंट का नाम है B, मतलब इसका जो टिप है वो B पे एंड होना चाहिए। अब यहाँ पे ये कुछ A ले लिए, और ये एंगल तो अल्फा था ही, और यहाँ से इंक्लाइन से थीटा लेकर के
और हम चलते गए चलते गए चलते गए। अब देखना कि ये कॉपी से बाहर नहीं जा रहा है ना, और इसके ऊपर बनाने जाओगे तो ये कॉपी से बाहर चला जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने का हम बता रहे है ना, हड़बड़ाना नहीं है, और बिल्कुल ही हड़बड़ाना नहीं है, और सीख तो जाएंगे ही, इसका गारंटी है। अब तुम लोग को करना क्या है कि कुछ जैसे जैसे मान लो मूवी होता है, तो मूवी में क्या होता है, अचानक से गाना होने लगा, तो गाना में क्या हुआ, एक लड़का है एक लड़की है जिसको हीरो हीरोइन हम लोग बोल रहे हैं, गा रहा है, लेकिन पीछे में भी बहुत सारे लोग है ना हारमोनी में गाते रहते हैं। तो वो साइड में जो कैरेक्टर होते हैं तो वो उन पे हमारा फोकस नहीं जाता, हम तो मूवी देखते तो वही लोग को देखते हैं है ना। तो कुछ जैसे मेन कैरेक्टर से अगर कुछ हो नहीं पाए, जैसे मान लो हमको इस एंगल का वैल्यू मालूम नहीं, हमको इस एंगल का वैल्यू मालूम नहीं, तो हम कुछ साइड हीरो हीरोइन लोग का हेल्प लेते हैं। वो साइड हीरो हीरोइन क्या है, वही कंस्ट्रक्शन है, डॉटेड लाइन से उसको बनाओ, उसको डॉटेड लाइन से बनाओ। सॉलिड लाइन तो तुम्हारा हो ही गया, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया, ये यूटी वेक्टर हो गया, यूटी के हेड में तुम हाफ ए टी स्क्वायर का टेल जोड़ लिए, और पार्टिकल जो है वो तुम्हारा ए से बी चला गया, पार्टिकल जो है वो ए से बी चला गया। और यहाँ पे अब हमको ये एंगल चाहिए और ये एंगल चाहिए, तो हम क्या किए कि ये जो हॉरिजॉन्टल है इसके पैरेलल यहाँ पे ऐसे करके ले गए, एक कंस्ट्रक्शन किए, देखो डॉटेड लाइन से किए, ये कंस्ट्रक्शन है, मतलब ये एक्चुअल डायग्राम का पार्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल होगा। और इसको भी हम वर्टिकली ऐसे करके डाउनवर्ड नीचे ले आए, तो ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये एंगल तो 90 हो ही गया सर। हाँ हो गया। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये कुछ डिंग डिंग करस्पॉन्डिंग हो गया इस तरीके से। हाँ सर हो गया। अब ये देखो ये 90 माइनस अल्फ़ा हो गया, हाँ सर हो गया। तो ये 90 प्लस अल्फ़ा हो गया, हाँ सर बिल्कुल हो गया सर, टेंशन मत लीजिए। तो तुम लोग लो ना यार, हम क्यों ले, कोई मत लो, टेंशन लेने के लिए तो स्ट्रिंग जिंदा है ये। ठीक है, अब ये थीटा प्लस अल्फ़ा है और ये 90 है, तो ये गाँव वालों 90 माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा हो गया। अब तुमको इसमें ट्रायंगल लॉक करना है, साइन रूल कर लो, इसमें साइन रूल कर लो। साइन रूल कैसे करोगे, ये रहा यू टी बाई इसका सामने का एंगल हो गया साइन 90 प्लस अल्फा इक्वल्स टू तुम्हारा हो गया जी टी स्क्वायर बाई 2 और डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और फिर से क्या बच गया, ए बी बच गया, जिसको हम आर बोल रहे हैं। तो ये आर डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा। आई थिंक कि गांव वालों ये क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब सुनो, इन दोनों को पिकअप करेंगे तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा। ठीक है, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। और फिर इसको पिकअप कर लो, तो u बाई कॉस अल्फा साइन 90 प्लस अल्फा इज कॉस अल्फा इक्वल्स टू, पहले तो t भी लिखना है, तो 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस समथिंग इज कॉस समथिंग, सो इट इज कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा। अब बेटा देख लो, ये r का वैल्यू आ गया u स्क्वायर 2 कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये आसान सा हो गया, ये बिल्कुल आसान हो गया। ये उसी तरह से तुम लोग डाउन द इंक्लाइन का कर लेना, देख लेना कि वहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है, और नहीं तो कमिंग वीडियोस में तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे उसको भी। ठीक है, तो इस तरीके से तुम खुद प्रैक्टिस करोगे। इसमें वही गलती कि इंक्लाइन प्लेन आ गया तो हाफ जी टी स्क्वायर ऐसे हो गया, ये नहीं होगा। अर्थ का जो फोर्स का डायरेक्शन है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। ठीक है, किसी के आने से जाने से अर्थ के फोर्स का जो डायरेक्शन है और अर्थ के फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो मास पे डिपेंड करेगा। बॉडी का मास ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा होगा, लेकिन एक्सीलरेशन सभी लोगों का सेम होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन में फिर आपने फोर्स में मास से डिवाइड किया हुआ है।
एक्सीलेशन का वैल्यू g होगा और ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। बात समझ में आ रहा, हाँ या ना? बिल्कुल समझ में आ रहा, ठीक है। और नहीं आ रहा तो एक बार फिर से बैक जाओ पॉज करके और फिर से उसको थोड़ा थोड़ा करके देखो, बार बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, है ना, अल्टीमेटली आ जाएगा। नहीं आने का ऐसा कुछ चांस नहीं है, ठीक है। और प्रॉब्लम थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम देख लेते हैं, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम था IIT 96 का प्रॉब्लम था, IIT 96 का प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था कि उसमें उन्होंने एक 10 मीटर का हील ले रखा हुआ, ये एक हील है 10 मीटर का, और यहाँ पे वो एक फायर कर रहे हैं, बुलेट फायर कर रहे हैं 5√3 से, ठीक है, मीटर पर सेकंड में है यूनिट इसकी, तो 5√3 से, और वो 60 डिग्री में फायर कर रहे हैं। अब पहले बुलेट को फायर करने के बाद वो फिर एक हॉरिजॉन्टल में एक दूसरे बुलेट को भी फायर कर रहे हैं और सेम 5√3 से ही कर रहे हैं। अब ये दोनों बुलेट जा करके किसी जगह पे कोलाइड कर रहे हैं, से सपोज पॉइंट P में जा करके कोलाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये अगर ओरिजिन है, ठीक है, तो इसको P का वो कोऑर्डिनेट पूछ रहे थे कि इसका XY कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या है, और यहाँ से यहाँ मतलब कि दोनों प्रोजेक्टाइल को, दोनों जो पार्टिकल को थ्रो करने के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो टाइम इंटरवल कितना है। तो एक टाइम इंटरवल पूछ रहा था और पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो भी पूछ रहा था। तो इसको आई होप कि वीडियो लेंदी हो रहा, तुम लोग एक बार ट्राई करो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय।